बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हफ्ते के रोज़ उन्होंने जो है हज़ारा का दौरा किया स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में, और वो नया क्या बयानिया जो है वो डेवलप कर रहे हैं। स्पेशली जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और तिरा में जो ऑपरेशन जारी है उस हवाले से तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने नई क्या धमकियां दी हैं, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। ईरान में जो पुरतशद्दद मुजाहिरे हुए उनके हवाले से ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम क्या इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी या नहीं जाएगी, तनाज़ा अपनी जगह पर बरकरार है। फिलहाल बर्फ नहीं पिघल सकी। बांग्लादेश इंडिया के दरमियान अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच खेला गया और इंडिया ने फिर वही हरकत की, हाथ दोनों टीमों के कप्तानों ने नहीं मिलाए। इसके अलावा इंडिया जो वावेला कर रहा है कि उनका जहाज जो है वो ईरान ने पकड़ लिया है, उसकी बाबत क्या नई डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उनसे फिर फवाद चौधरी ने अपील की है। अब वो क्या कह रहे हैं इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो हफ्ते के दिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में उन्होंने हज़ारा डिवीजन का दौरा किया। हरिपुर से जो है उनका इस्तकबाल शुरू हुआ, उनका काफिला जो है उसने आगाज किया और मानसेरा जाकर जो है उन्होंने अपना आखिरी जलसा किया। इसमें कोई शक नहीं है कि हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग वज़ीर आला के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, उनके लिए कोई रुकावटें नहीं हैं, और दूसरा चूँकि वैसे भी इस वक्त हमदर्दियाँ PTI के साथ हैं, चूँकि उनके जो कायद हैं इमरान खान वो इस वक्त जेल में है। तो सन 2024 के इंतखाबात के अगर नताइज को भी देखें तो हज़ारा डिवीजन में सिर्फ मानसेरा में कौमी असम्बली की एक सीट जो सरदार यूसुफ ने जीती, जो इस वक्त वफाकी वजीर मजहबी उमूर हैं, और सूबाई असम्बली की एक सीट वो भी उनके बेटे सरदार शाहजहां यूसुफ ने जो है वो जीती। ये सिर्फ 2 सीटें जो हैं ये मुस्लिम लीग नून जीतने में कामयाब हुई। बाकी जो है वो PTI ने झाड़ू पेरा कोस्तान से लेकर जो है हरिपुर तक जो है तमाम सीटें जो हैं वो PTI जीतने में कामयाब हुई या आज़ाद उम्मीदवार जीते और वो बाद में जो है वो PTI में शामिल हुए। बहरहाल PTI के अलावा किसी जमात ने, मैंने आपको बता दिया, सरदार यूसुफ और उनके बेटे को छोड़कर जो है किसी जमात ने कोई नशिस्त जो है वो नहीं जीती थी सन 2024 के आम इंतखाबात में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि PTI जो है वैसे भी एक दौर था कि मुस्लिम लीग नून जो है हज़ारा को अपना गढ़ समझती थी, लेकिन अब जो है हज़ारा जो है इस वक्त PTI का गढ़ बना हुआ है। तो हज़ारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। तो सुहेल अफरीदी ने मुख्तलिफ जगहों पर जो खिताब किया, एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान दीगर असीरान की जो है वो रिहाई होनी चाहिए, उसके लिए वो जदोजहद कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हम मुल्क में आइन व कानून की जो है वो बालादस्ती चाहते हैं, आज़ाद अदलिया चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो रिसेंटली तिरा में जो ऑपरेशन जो है वो हो रहा है, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो किसी किस्म के ऑपरेशन के हक में नहीं है। उन्होंने कहा वो इसके खिलाफ है, और ये तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो है तिरा जाकर भी अपना जो खिताब किया, वहां पर उन्होंने कहा कि वो इन ऑपरेशंस के खिलाफ है और उन्होंने कहा कि ये सरासर ज्यादती है। उन्होंने कहा कि 22 बड़े ऑपरेशन, 14,000 छोटे ऑपरेशन जो है अब तक हो चुके हैं, और जो लोग ये ऑपरेशन कर रहे हैं हमें बताया जाए कि इन ऑपरेशंस के क्या नताइज निकले हैं और इन ऑपरेशंस के नतीजे में कौन सा जो है वो अमन आया है। अब वो खुलकर जो है इन ऑपरेशंस के खिलाफ जो है वो मैदान में आ चुके हैं। और दूसरा उनका जो इसरार है, जो उनका इस्तेदलाल है, वो यही है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने जो एक जरगा बुलाया था
तमाम सियासी जमातें उसमें शामिल थी। तो उस जरगे का जो एलामिया था तो उन्होंने मुतालबा किया कि उस पर जो है अमल दरामद किया जाए। सुहेल अफरीदी ने जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की है वो कहाँ तक कामयाब होती है, यकीनन ये तो आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने कम से कम इस तहरीक में जान डाली है, और जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तंजीमी मामलात हैं वो खासे बिखरे हुए हैं, तंजीमी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद अवामी सतह पर जो है उन्होंने पार्टी को काफ़ी हद तक जो है वो मुतहर्रिक किया है, कारकुनान को वो काफ़ी हद तक मोबलाइज करने में अब तक जो है वो कामयाब रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। गो कि खैबर पख्तूनख्वा में मैंने आपको पहले बता दिया कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जिस तरह और जिस अंदाज में उनका दौरा कराची था और जिसमें बड़ी तादाद में जो है वर्कर आम लोग जो है वो पीटीआई के लिए बाहर निकले, तो कारकुनान के अंदर कम से कम एक तहरीक पैदा करने में जो है वो काफ़ी हद तक अब तक जो नज़र आ रहे हैं तो कामयाब हुए हैं। साबिक वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का मुतालबा जो है वो शामिल करते हैं। तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अपील की है कि वो मुल्क में सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए किरदार अदा करें। निजी टेलीविजन चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की दरख्वास्त की थी, मगर अब तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी को मुज़ाकरात करने होंगे और कोट लखपत जेल के कैदियों की रिहाई एक मुस्बत तासर पैदा करेगी। साबिक वजीर ने पीटीआई की पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में दो मुतजाद राय पाई जाती हैं, एक हिस्सा इनकलाब चाहता है, दूसरा मुज़ाकरात का ख्वाह है। फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी के अंदर भी बयानात में तजाद मौजूद है। बैरिस्टर गौर कुछ कहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के जूनियर वजीर कुछ और राय रखते हैं। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा है, जबकि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस बयान से मुत्तफिक नहीं है जो पार्टी में राय के इख्तिलाफ की अक्कासी करता है। वाज़ेह है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, मौलवी महमूद वो मुल्क में ग्रैंड डायलॉग के लिए मुहिम चला रहे हैं, लेकिन पीटीआई की क़यादत का कहना है कि इन लोगों का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें निकाला जा चुका है। अगर हम गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी की जियो न्यूज़ के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की पेशी के मौका पर, तो उन्होंने भी ये कहा कि फवाद चौधरी जो है वो मेरी तीमारदारी के लिए आए थे, लेकिन मैं उन्हें जो है वो निकाल तो नहीं सकता था। यानी उन्होंने जो है कोई अच्छे तासुरात मुस्बत जो है कलिमात अदा नहीं किए। और दूसरा, चूंकि ये वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के ख्वाह हैं और उन्होंने जो है अपना एक एलामिया में जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उन्होंने इस्लामाबाद में जो मीटिंग की थी तो उसका एक एलामिया भी उन्होंने जारी किया था कि जी सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं मुज़ाकरात का जो है वो कोई दरवाज़ा खोले। और स्पेशली उनका जो इंसिस्ट है, उनकी जो तवज्जो है वो है कोट लखपत जेल में जो कैद पीटीआई के रहनुमा हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं और एजाज चौधरी हैं, दीगर रहनुमा हैं। तो वो चाहते हैं कि पहले जो है उन्हें रिहा किया जाए। इन्होंने तो पेरोल पर भी उनकी रिहाई का मुतालबा किया था ताकि ये लोग जो हैं इमरान खान से मिले, बर्फ जो है वो पिघले और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात जो है वो शुरू हों। और ये जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है, स्पेशली सियासी कशीदगी है, ये किसी तरीके से जो है वो कम हो सके। लेकिन बात वही है कि इनके पास कोई मैंडेट है नहीं है, और ये तीन बंदे हैं तो जिनके पास अगर मैंडेट ही नहीं है तो उनके साथ वज़ीर आज़म जो है वो क्यों मिलेगा, किस बुनियाद पर मिलेगा, और अगर इनसे मुलाकात भी कर ले तो ये क्या करेंगे, इमरान खान जो है क्या इनकी बात मानेंगे। तो इनके पास सीधी बात ये है, डेट नहीं है, ये मुतालबात तो करते हैं। ये सियासत में इन रखने के लिए इनका ये अंदाज तो ठीक है कि ये लगे हुए हैं कि जी ये कम अज़ कम सियासत में इन रहे हैं, और शायद ये भी ख्याल हो कि इमरान खान अगर बाहर निकले तो उन्हें ये बताया जाए कि ये लोग जो है, ये 2-3-4 लोग जो हैं ये लगे हुए थे कि जी
برف پگھلے اور معاملات جو ہیں سدھریں اور عمران خان کے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو ہے اس میں جو ہے اتنی جان ہے کہ یہ کچھ ڈیلیور کر سکے۔ عمران خان نے سیدھی بات ہے، انہوں نے مذاکرات کا جو ہے وہ اختیار دیا ہے، وہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ محمود خان اچکزئی تو اب اپوزیشن لیڈر جو ہے پارلیمنٹ میں وہ بھی نامزد ہو گئے ہیں، اسپیکر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ راجہ ناصر عباس جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی شاید اگلے چند دنوں میں جاری ہو جائے، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے اجراء میں بھی میاں نواز شریف جو ہے ان کا گرین سگنل جو ہے وہ شامل ہے۔ انہوں نے گرین سگنل دیا کہ جی ان کو بنا دے، چونکہ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کا پرانا جو ہے وہ تعلق رہا ہے۔ لیکن اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے نوٹیفیکیشن تو جاری کیا ہے ایاز صادق نے، لیکن انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے ان کے کردار پر کسی کو جو ہے وہ گفتگو کی، یعنی کسی کو الزام تراشیوں کی یا تنقید کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ آیا جو محمود خان اچکزئی ہیں تو وہ معاملات جو ہے وہ طے کر کے جو ہے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں حکومت کے ساتھ، یا جو ہے وہ جو پی ٹی آئی نے پریشر ڈالا ہوا تھا اس کے نتیجے میں جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بنے ہیں۔ تو جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا اور محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ خطاب کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ محمود خان اچکزئی کا لب و لہجہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اب کچھ بین الاقوامی خبروں پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تو انہوں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ 800 سے زیادہ پھانسیاں جو ہے منسوخ کرنے پر ایران کا شکریہ۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کل تک جو ہے ایران پر حملے کے لیے بالکل تیار تھے، اور یہ تو سعودی عرب، قطر، عمان اور ترکی اور دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ وہ سفارتی کوششیں کی، اور کچھ حلقے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جی حملہ جو ہے وہ نہ کرے ایران پر، اس سے جو ہے حالات خراب ہوں گے، چونکہ ایران نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو امریکی اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں تو ایران جو ہے جواب میں انہیں نشانہ بنائے گا، اور تیسری عالمی جنگ کے خطرات جو ہے خدشات جو ہیں وہ بھی منڈلا رہے تھے۔ لیکن ٹرمپ چونکہ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے اسے ایک ہی شخص جو ہے وہ روک سکتا ہے کسی بات سے، اور وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے فی الحال جو ہے ایران کا چیپٹر جو ہے چونکہ حملے کا آپشن ان کے پاس اب بھی موجود ہے، انہوں نے کہا کہ تیاریاں ہماری مکمل ہے، لیکن اب ان کے لہجے سے لگتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ فی الحال پیچھے کھینچ لیے ہیں۔ اور چونکہ ماریلاگو اسٹیٹ میں ویکینڈ گزارنے کے لیے روانہ ہوتے وقت صحافیوں کو بتایا کہ ایران نے 800 سے زائد لوگوں کی پھانسی منسوخ کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس اقدام کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے ایران کا خصوصی شکریہ جو ہے وہ بھی ادا کیا، لیکن دوسری جانب ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی انہوں نے کہا کہ ایران میں مظاہروں کے دوران ہونے والی اموات نقصانات عوام کے خلاف جھوٹے الزامات کی ذمہ داری امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ اپنے بیان میں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ حالیہ ایران مخالف فسادات میں امریکی صدر کی ذاتی مداخلت واضح طور پر دیکھی گئی، جس نے صورتحال کو مزید خراب کیا اور ایرانی عوام کو نقصان پہنچایا۔ ایران ملک کو جنگ میں دھکیلنے کے عزائم نہیں رکھتا، تاہم اندرونی و بیرونی جرائم پیشہ عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ ادھر ایران نے G7 ممالک کے حالیہ بیان کو ایران کے داخلی معاملات میں کلی مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں تشدد، دہشت گردی کے واقعات میں اسرائیلی کردار کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری رد عمل میں کہا گیا کہ ایران میں ہونے والے پرامن مظاہروں کو صہیونی حمایت یافتہ دہشت گرد عناصر نے تشدد کی شکل دی۔ بیان کے مطابق 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ امریکی اور اسرائیلی کام کے بیانات تشدد پر اکسانے کے واضح ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ ایران آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کے حق کا احترام کرتا ہے اور شہری آزادیوں کا پابند ہے، تاہم ریاست شہریوں کے تحفظ، امن و امان کے قیام، بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف قومی سلامتی کے دفاع کے لیے اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کریں گی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ایران پر حملہ کرنے کے معاملے میں
थोड़े मोहतात तो हो गए हैं, लेकिन ग्रीन लैंड के मामले पर जो है वो अब तक जो है वो आपे से बाहर हैं और उन्होंने नई धमकी दी है। वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन लैंड पर अमेरिका के मुजवजा कब्जे की मुखालफत करने वाले ममालिक पर टैरिफ आयद करने की धमकी दी है। व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वो इनके ग्रीनलैंड को जम करने के मंसूबे की मुखालफत करने वाले तमाम ममालिक पर जो है वो मजीद टैरिफ आयद करेंगे। ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो कौन से ममालिक हैं जिन्हें इस नए टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो इन दरामदी टैक्सों को लागू करने के लिए किन इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। अब जो ग्रीनलैंड पर अमेरिका का जो मुमकिन कब्जा है, डोनाल्ड ट्रंप जो इस हवाले से लगे हुए हैं, मुतहरक हैं, क्योंकि ये इलाका जो है मैंने आपको पहले भी अपने वीलाग्स में बताया है कि ये डेनमार्क का एक खुद मुख्तार इलाका है और इसकी आबादी 56 या 57 हजार है और पाकिस्तान से भी ये रकमे में जो है कम अज कम 3 गुना बड़ा जो है ये इलाका है और यहाँ कोई 40 मुख्तलिफ अकसाम के जो है वो मादनियात जो है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की उस पर जो है वो नजर है। गो के वो कहते हैं कि अगर अमेरिका ने इस पर अपना कब्जा न जमाया तो रूस या चीन जो है अमेरिका के पड़ोसी बन जाएंगे, यानी रूस या चीन जो है वो उस पर कब्जा कर लेंगे। तो नेटो जो है वो इसका खिलाफ है, डेनमार्क जो है वो भी खिलाफ है कि जी ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरह मुमकिन नहीं है कि नेटो का रुकन मुल्क, चूंकि अमेरिका नेटो का रुकन मुल्क है, तो अमेरिका अगर खुद ही नेटो के दूसरे रुकन मुल्क पर जो है हमला करेगा और उसका इलाका जो है वो कब्जा करेगा तो सूरत हाल जो है वो खासी परेशान कुन और तशवीशनाक जो है वो बन जाएगी। अब नेटो के जो रुकन ममालिक हैं, स्पेशली यूरोपीय यूनियन, नेटो में जो है वो कोई 32 ममालिक है और यूरोपीय यूनियन जो है उसमें 27 ममालिक है। तो उन्होंने कहा कि जी हम जो है इस तरह नहीं होने देंगे। लेकिन ट्रंप, जिस तरह मैंने आपको पहले कह दिया है कि उसने तो ये दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि मैं किसी कानून को, किसी ज़ाब्ते को जो है वो नहीं मानता, ये सारी चीज़ें फजूल हैं, मैंने जिस चीज़ का इरादा अगर कर लिया तो फिर मैं वो करता हूं। हाँ, मुझे एक शख्स रोक सकता है और वो खुद डोनाल्ड ट्रंप है जो डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकता है। यानी मेरे दिमाग में आया कि जी छोड़ दें, बस खैर है, नहीं करना तो नहीं करना, वरना मुझे कोई रोक नहीं सकता। और मैंने ये भी आपको कई दफ़ा आपको बता दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भी इस वक्त बिल्कुल अमेरिका के आगे जो है वो भीगी बिल्ली बना हुआ है और उसका किरदार लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जो तबई उम्र है वो पूरी कर चुका है और अब लगता है कि वो सिर्फ मजम्मत के बयानात और फलाने वाक़े पर तशवीश का इजहार इस तक जो है वो महदूद है। यही वजह है कि दुनिया में इस वक्त जो है मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और छोटे छोटे नए इत्तेहाद जो है वो बन रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान सऊदी अरब ने दफाई मुआहिदा किया, अब उसमें तुर्की शामिल हो रहा है। अब चूंकि रोना धोना इंडिया की आदत बन चुकी है हर जगह, तो इंडिया का जो रोना धोना है तो कुछ उस हवाले से भी आपके साथ खबरें शेयर करते हैं। तो चाबहार से भागने के बाद ईरान के खिलाफ भारत ने वावेला करते हुए ईरान पर बहरी जहाज पकड़ने का इल्जाम किया है। भारतीय सफारत खाने के मुताबिक जहाज पर 16 भारतीय अमले के अफराद सवार हैं। भारत ने फौरी तौर पर अमले तक कौंसलर रसाई का मुतालबा किया है, ताहम ईरान की जानब से भारतीय जहाज पकड़ने की तस्दीक नहीं हो सकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय सफारत खाने ने हफ्ते के रोज तस्दीक की कि ईरानी हकाम ने दिसंबर सन 2025 के वस्त में 16 भारतीय अमले के साथ तिजारती जहाज MT वेलेनेट रोर को पकड़ा था। भारतीय कौंसल खाना बंदर अब्बास ने ईरानी हुकूमत को 14 दिसंबर को खत लिखकर अमले तक कौंसलर रसाई का मुतालबा किया था। भारतीय मीडिया के दावे के मुताबिक ईरान की इस्लामी इनकलाब कोर पासदारान इनकलाब ने जहाज को 8 दिसंबर को बैनुल-अक़वामी पानियों में दुबई के करीब रोका। ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर ने इल्जाम लगाया कि जहाज तकरीबन 6000 टन ईंधन स्मगल कर रहा था। भारतीय सफारत खाने ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि भारत ने गिरफ्तार अमले तक
कौंसलर रसाई का मुतालबा कई बार दोहराया, चाहे वो खतूत के जरिए हो या बंदर अब्बास और तेहरान में मुलाकातों के जरिए। हत्ता के सफ़ीर की सतह पर भी साथ ही ईरानी हकाम से ये भी कहा कि अमले को अपने अहल खाना से बात करने की इजाज़त जो है वो दी जाए। सफारत खाने ने मजीद कहा कि कौंसल खाना ने 15 दिसंबर को जहाज़ के मालिक मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी से रब्ता किया और ईरान में मौजूद कंपनी के नुमाइंदों से बात की ताकि जहाज़ के लिए खुराक, पानी, ईंधन की फराहमी यकीनी बनाई जाए और अमले के लिए ईरानी अदालत में कानूनी नुमाइंदगी का इंतज़ाम किया जाए। भारतीय सफारत खाने के दावे के मुताबिक जहाज़ पर खुराक और पानी के ज़खायर ख़त्म होने के खदशात के बायस सफारत खाने ने जनवरी के आगाज़ में ईरानी नेवी से हंगामी सप्लाई जो है वो फराहम करवाई। भारत ने यह दावा भी किया कि दुबई कौंसल खाने ने भी जहाज़ की मिल्कियत रखने वाली कंपनी पर जोर दिया कि वो अमले के लिए कानूनी नुमाइंदगी और मामूल की खुराक की फराहमी को यकीनी बनाए। भारतीय सफारत खाने के मुताबिक मामला ईरान में अदालती कार्रवाई के ताबे है, लेकिन कौंसलर रसाई और अदालती अमल की जल्द तकमील के लिए ईरानी काम से जो है वो राब्ते जारी है। अब भारत और ईरान के माजी करीब में अच्छे ताल्लुकात थे। पाकिस्तान के मुकाबले में ईरान का झुकाव जो है वो हमेशा जो है वो इंडिया की तरफ था और चूंकि चाबहार बंदरगाह आप देख लें जहां इंडिया ने जो है वो अच्छी खासी जो है वो सरमायाकारी की थी, लेकिन इंडिया जो है एक तो पाकिस्तान से वो शिकस्त खा गया, मई की जंग में मार खा गया गुज़श्ता साल। दूसरा, इंडिया ईरान के सामने किस तरह बेनकाब हुआ यूं कि जब गुज़श्ता साल जो है वो इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो चूंकि इसराइल और इंडिया के करीबी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल हुए वो भी इसराइली साख के थे, तो फिर इंडिया के लिए ये एक फैसला कौन मरहला था कि अब वो ईरान का साथ दे या वो इसराइल का साथ दे। तो उसका झुकाव चूंकि इसराइल की जानब हो गया और उसके जहन में ये था, जिस तरह के दुनिया के जहन में ये था कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी उसकी फौज और पाकिस्तान को तो वो 2 मिनट में जो है वो माफी मांगने पर मजबूर कर देगा, लेकिन सारी चीजें जो है वो उलट हो गई। और अब आप गुज़श्ता साल मई के बाद देख लें कि मोदी जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, यानी दुनिया में कितनी तब्दीलियां इस वक्त रूनमा हो रही हैं, इंडिया जो है वो कहीं भी इस वक्त स्टैंड जो है वो नहीं कर रहा। तो मैं बात कर रहा था गुज़श्ता साल की, तो जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो इंडिया का उसका झुकाव जो है वो इसराइल की जानब हो गया, और जब इसराइल की जानब हो गया तो इंडिया ने फिर जब इसराइल की जानब हो गया और पाकिस्तान जो है वो खुलकर ईरान के साथ खड़ा हुआ। और आपको याद होगा कि ईरान के पार्लियामेंट से तशक्कुर की आवाज़ें, चीखों की सूरत में इंतहाई जज्बाती आवाज़ें वहाँ की पार्लियामेंटेरियन की जानब से नारे लगाए गए, यानी पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और एक बात और, चाबहार की जो बंदरगाह है वो ईरान ने इंडिया के हवाले की थी और ख्वाब ये बुने जा रहे थे कि यहाँ से जो है वो बरास्ता अफगानिस्तान, वस्ती एशियाई जो रियासतें हैं वहाँ तक रसाई होगी, वहाँ की मंडियों तक जो है वो रसाई होगी, लेकिन इंडिया वहाँ पर भी फंस गया। जब ईरान पर हमला हुआ इसराइल का, तो इस दौरान ये इंकशाफ हुआ कि जो इसराइली एजेंट थे, तो चाबहार पर जो इंडिया के लोग थे जो इंडिया के लिए काम कर रहे थे, वो दरअसल इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो साथ साथ जो है वो इसराइल के लिए ईरान में जो है वो जासूसी भी कर रहे थे। तो ईरान के जो है वो कान कड़े हो गए। और दूसरा, कलभूषण भी आप देख लें, कलभूषण भी जो है वो ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में जो है वो दाखिल हुआ था और बहुत सारे राह के जो एजेंट हैं वो ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होते रहे हैं। पाकिस्तान ने कई बार जो है ईरानी हुकूमत को उस हवाले से आगाह भी किया था, लेकिन उस वक्त चूंकि ईरान के इंडिया के साथ जो ताल्लुकात थे वो खासे मजबूत थे, तो इसलिए वो यकीन दहानियां तो कराते थे कि जी आइंदा इस तरह नहीं होगा, लेकिन फिर हो जाता था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी खासा मजबूत है, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी होती थी और जो भी वहाँ से आता जासूसी के लिए तो वो पकड़ा जाता। बहरहाल इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई सरदमेरी का शिकार हैं और अब तो इंडिया रो रहा है कि जी आपने हमारा जहाज पकड़ा है तो हमारे अमले को छोड़ दें, कोई रास्ता निकाल दें। तो ताल्लुकात जो है वो इस हद तक निचली सतह पर जो है वो चले गए हैं। जाते जाते करके
کرکٹ کی بات بھی کر لیتے ہیں، اور وہ بھی تماشا انڈیا نے لگا ہوا ہے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھارت کا کھیل سے کھلواڑ، ٹاس کے بعد بھارتی کپتان نے بنگلہ دیشی نائب کپتان سے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ شروعات انہوں نے کی تھی جب پاکستان کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی۔ گزشتہ سال جو ایشیا کپ کے میچز تھے تو انڈین کے جو کیپٹن ہیں انہوں نے پاکستانی کپتان سے ہاتھ نہیں ملایا، تو اب یہ معاملہ جو ہے پاکستان سے بنگلہ دیش کی جانب چلا گیا ہے، اور انڈر 19 جو ورلڈ کپ ہے اس کے میچ میں جو ہے انڈیا کے کپتان نے بنگلہ دیش کے کپتان سے جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملایا۔ تو یہ انڈیا کی ہر جگہ اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں، پتہ نہیں ان حرکتوں سے انہیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ آپ ہاتھ نہیں ملاتے تو اس سے تو اچھا ہے میچ ہی نہ کھیلیں، ورنہ آپ کے ہاتھ ملانے اور نہ ملانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور اب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ڈٹ گیا ہے، اب تک معاملہ سلجھا نہیں ہے۔ جو آئی سی سی کے نمائندے ہیں انہوں نے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے حکام کے ساتھ جو ہے وہ ہفتے کے دن ملاقاتیں کی ہیں، لیکن برف پگھلی نہیں ہے، اور انہوں نے وہی موقف اختیار کیا ہے چونکہ معاملہ انڈیا سے شروع ہوا ہے۔ انڈیا خود جو ہے چونکہ یہ بڑے ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے، باقی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہم جو کہیں گے بس وہی حکم ہوگا، تو اس طرح آپ کے حکم جو ہے اب کوئی نہیں مانتا۔ اسپیشلی بنگلہ دیش میں جب حکومت بدل گئی، جو حسینہ واجد جو ہے چونکہ انڈیا نے اس کو پناہ دی ہے، اور یہ تنازع آپ کو پتہ ہے انڈیا نے خود ہی پنگا لیا۔ مستفیض الرحمان وہ کلکتہ نائٹ رائڈر کے جو ہے وہ پلیئر تھے، اور آئی پی ایل میں وہ شامل تھے، لیکن انڈیا نے کیا کیا، بی سی سی آئی نے کہ جی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ہم اس کی سیکورٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتے، تو مجبوراً جو ہے شاہ رخ خان نے اسے ریلیز کیا۔ تو جب اس نے ریلیز کیا تو ساتھ ہی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ، بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے اس نے کہہ دیا کہ جی بنگلہ دیشی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ کھیلنے وہ انڈیا نہیں جائے گی، سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو انڈیا نے واویلا کیا کہ سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے خود ہی کہا ہے کہ جی مستفیض الرحمان ایک پلیئر کو آپ سیکورٹی نہیں دے سکتے آئی پی ایل میں، تو آپ بنگلہ دیشی ٹیم، بنگلہ دیش کے جو افیشل ہیں تو آپ انہیں کس طرح کی جو ہے وہ سیکورٹی دیں گے۔ اس لیے اب انڈیا پھنسا ہوا ہے، اور آئی سی سی کے جو نمائندے ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے، لیکن برف جو ہے وہ پگھلی ہے نہیں ہے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ملاقات کا جو ہے مذاکرات کا ایک اگلا دور بھی ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن جو بھی ڈیولپمنٹ ہو ایک چیز طے ہے کہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے جو ہے اس نے آئی سی سی، انڈین حکومت اور انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے اسے دن میں جو ہے وہ تارے جو ہے وہ دکھا دیا ہے، اور اب غلطی سے بھی انڈین کرکٹ بورڈ یا انڈیا کی حکومت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے معاملے میں جو ہے وہ ہٹ درمی کا کم از کم مظاہرہ نہیں کریں گی، اور اس طرح کی چالاکی نہیں کریں گی، اس طرح کے رعب نہیں جمائے گی کہ جی فلانے کو نکالو سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور ٹیم کو جو ہے وہ بلا لو سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اب تضادات والے بیانات، ہٹ درمی والے بیانات جو ہے وہ نہیں چلیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔